Assalamualaikum. In this class, we are going to deal with exam style questions of chapter 14, which is properties of waves. Starting with question number one, which describes what is transferred by a wave. Energy and matter? No. Energy तो करता है पर matter नहीं करता. Just energy? Yes. That would be the correct answer. Just matter? Not. ये भी गलत है. Question two, which line gives the correct unit for the wave measurement list? Wavelength जो है वो हमारी meters पे होती है, ठीक है. तो या तो A सही है, या तो C सही है, या तो D सही है. ये गलत है, B गलत हो गया. फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी हर्ट्ज में होती है, तो बाकी ये भी गलत हो चुका है, तो आंसर C होगा. तो वेव स्पीड भी चेक कर लेते हैं, वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, जो कि करेक्ट है, तो C आंसर है. ओके, मूविंग ऑन. Question 3, the diagram show waves in a ripple tank approaching a gap between two barriers. Which wave will diffract the most? The question is, which wave will diffract the most? Okay, तो अगर हम लोग देखें A, तो ये diffract the most. ये भी अब सबसे पहले तो देखें ना, अगर हमारे स्प्लिट्स जो हैं, गैप्स जो हैं, वो सारे होंगे सेम है, ठीक है. इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, इसकी वेवलेंथ नॉर्मल है, और जितनी जितनी स्पेस है, यानी जितना स्प्लिट गैप है, इतना उतनी ही वेवलेंथ. ये जो है उससे ग्रेटर है, ये तो उससे बहुत ग्रेटर है. तो जो परफेक्ट जो हमारे पास डिफ्रैक्ट द मोस्ट होगी, दैट वुड बी बी. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शो वेव्स गोइंग फ्रॉम डीप वाटर डीप टू शैलो. ओके, डीप टू शैलो जा रहे हैं. डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द वेव एंटर द शैलोअर वाटर. वेवलेंथ जो है वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हम लोग डीप टू शैलो जा रहे हैं. मैं इसको D2S भी कहती हूँ, D2S, डीप टू शैलो. उसमें लेमडा जो है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है, स्पीड भी लेमडा की वजह से डिक्रीज कर जाती है, और फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट होती है. तो वेव स्पीड क्या है, वो भी डिक्रीज करेगी. फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टेज द सेम, और फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो हमारे एम्पलीट्यूड भी स्टेज द सेम ही है. इवन हम लोग इसको इस डायग्राम में भी देख सकते हैं. एम्पलीट्यूड अगर देखा जाए तो यहाँ एम्पलीट्यूड सेम है. ओके. वेवलेंथ की बात की जाए तो वेवलेंथ जो है वो कम हो गई है, वेव स्पीड जो है वो भी कम हो जाएगी उसकी वजह से, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम रहती है. तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व यहाँ पर हो गया. ओके. Question 5 says this diagram shows a wave in sea. Okay. So what is the wavelength of the wave? अब हम लोगों ने इसकी वेवलेंथ बतानी है. तो एक क्रेस्ट से एक क्रेस्ट तक, या एक ट्रफ से एक ट्रफ तक, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इस पॉइंट तक, विच इज 2. तो हमारे पास आंसर आ गया 2 meters. A student says the amplitude is 40 centimeter. Okay, this is amplitude is 20 centimeter. Explain what mistake they have made. अच्छा, उन्होंने क्या क्या होगा, उसने एम्पलीट्यूड को समझा होगा टॉप से लेकर इस पॉइंट तक, विच इज इनकरेक्ट. पीक टू ट्रॉफ नहीं करना, पीक टू पीक और पीक टू रेस्ट. ये पीक है, ये ट्रॉफ है, ठीक है. तो इस पीक से रेस्ट पोजीशन तक देखना है, या रेस्ट से ट्रॉफ तक देखना है. वी कैन नॉट सी फ्रॉम पीक टू ट्रॉफ, विच इज गलत. वो विच इज गलत क्या इंग्लिश है, विच इज गलत, विच इज मिस्टेक, विच इज रॉन्ग. ओके. तो ऐसे नहीं होता. इसको हम लोग लिखते हैं, मैं इसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. द स्टूडेंट मेड अ मिस्टेक by measuring it from peak to trough, which is twice the amplitude. ठीक है, एम्पलीट्यूड डबल हो गया हमारा इस क्वेश्चन के मुताबिक. अच्छा, इस क्वेश्चन में से कहीं हमसे मांगा है कि आपने, अच्छा, राइट डाउन द करेक्ट एम्पलीट्यूड, और एंड द करेक्ट एम्पलीट्यूड वुड बी, एंड द करेक्ट एम्पलीट्यूड इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है. तो यहाँ तक तो ये काफी नीचे चला गया, इसको मैं कैसे लेकर आऊँ, तो ये पिक भी नहीं हो रहा. एक सेकंड. ओके, स्मार्ट. नाउ इट मेक्स सेंस, नाउ इट इज विजिबल. तो ये मेजर नहीं किया. लेटर इन द डे द सी इज कामर, द एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस्ड टू न्यू वेव जो ड्रॉ करनी है.
उसमें कुछ भी नहीं डिफरेंस करना, ठीक है, बिल्कुल वैसी होगी, बस उसका हाइट जो होगी उससे हाफ होगी। यानी कि मैं इसके ऊपर ही ड्रॉ करती हूँ। 10 से स्टार्ट होगी और 10 पे खत्म होगी। So it will be like this. 10, 10 and 10, इधर है 10। मैं थोड़ा सा ना, मुझे सही से पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट 10 कहाँ पर है, पर जब ग्राफ पे प्लॉट करना है तो इसी तरह, जैसे ये ऐसे प्लॉट होगा। ये ये जो है, ये हमारे जो मैंने रेड वाला ग्राफ बनाया है, ये सी पार्ट का है, ठीक है। तो इसी तरह से उसे ड्रॉ कर देना है। A bird is floating on the sea. Describe the movement of the bird as the wave passes through it. Okay. जो जो वेव itself है वो कर रही है, ठीक है, वो उसके साथ साथ ऑसिलेट करेगी, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। पर वो हॉरिजॉन्टली नहीं मूव करेगी, यानी पैरेलल वे में नहीं मूव करेगी ना। तो वेव जो है वो हमारे, हम अगेन उस इक्वेशन को, उस बात को याद रखना कि वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है, वाटर को या बर्ड को किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगी, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे? We will say that the bird will move up and down, but it will not, it does not move forwards, खुद मूव नहीं करेगी हॉरिजॉन्टली। इट्स जस्ट वो खुद जो है, बर्ड मूव अप एंड डाउन कर रही है, वो वेव के साथ नहीं जा रही, ठीक है। द स्टूडेंट ऑब्जर्व द वेव्स क्लोजली। व्हाट कैन यू डिड्यूस फ्रॉम दिस? ओके, अब हमारे पास जो है वेवलेंथ बीच के आसपास 0.5 मीटर हो गया है, यानी कि हमारे पास v इक्वल्स टू एफ लेमडा वाली इक्वेशन से हम लोग समझते हैं इस बात को। हमने कहा है कि अब वो जा रही है, अब वेवलेंथ क्या आ रही है? 0.5 मीटर। पहले क्या थी? 2 मीटर, 2 से 0.5 हो गई। वेवलेंथ क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, सही है। तो स्पीड जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो वाटर है वो शैलो है नियर द बीच, क्योंकि ये चीज जब हम लोग देखते हैं कि जब वो डीप टू शैलो जाता है तो हमारे पास लैम्डा भी डिक्रीज करता है और स्पीड भी डिक्रीज करती है। तो हम लोग इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि द वाटर इज शैलोअर नियर द बीच। ओके, so that's what we did in question number 5. Moving on. Question number 6 says, a radio station broadcasts radio waves with wavelength of 1500 meters and a frequency of 200 kilohertz. Station B has a frequency of 100 megahertz. Calculate the speed at which the waves travel. Okay, हमारे पास लेमडा जो है वो दिया हुआ है 1500 मीटर्स, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते हैं तो एक सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 200 किलोहर्ट्ज, पर हमने कहा था स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं वेव इक्वेशन में डालने के लिए, तो हम लोग यूज करेंगे 200,000 हर्ट्ज, सही है। अब v इज इक्वल टू एफ लेमडा यूज करेंगे, इसका मतलब है कि हम लोग 200, कितने जीरोस हैं पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही, 5 जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 मीटर से, तो वी आर गोइंग टू गेट 300,000,000,000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है ए पार्ट का। डी कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव फ्रॉम द स्टेशन बी। स्टेशन बी से अगर लेनी है, ठीक है, वेव अब स्पीड जो है वो हमारी सेम रहेगी, ठीक है, वही यही वाली यूज होगी, पर फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो जाएगी। तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला v इक्वल टू एफ लेमडा, इसके अंदर मैं अब लेमडा को जो है वो सब्जेक्ट बनाने लगी हूँ। लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। वी हमारे पास तो गिवन है 0.0000000 डिवाइडेड बाय 100 मेगाहर्ट्ज। मेगा मीन्स 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर, 6 जीरोस लगाऊंगी इसके आगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये जो इतने सारे जीरोस हैं, ये इतने सारे जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट 3 इन द रिजल्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका? 3 मीटर्स। इसका आंसर ये है, इतना लंबा सा, इसका आंसर है 3 मीटर्स। ऑलराइट। C part says, explain why a man living in a hilly area can receive the waves from station B but not wave from station A.
क्योंकि स्टेशन ए जो है उसके लॉन्ग वेव्स है 1500 मीटर्स तक है, और शॉर्ट स्टेशन बी जो है उसकी शॉर्ट वेव्स है 3 मीटर्स है। तो लॉन्ग वेवलेंथ आर डिफ्रेक्टेड, वो जो डिफ्रैक्ट ज्यादा होती है, और शॉर्ट वेवलेंथ जो है वो डिफ्रैक्ट नहीं होंगे। तो जो लॉन्ग वेव्स है वो स्टेशन ए को डिफ्रैक्ट करके उसके तक पहुंच जाएंगी, पर जो शॉर्ट वेव्स है वो ब्लॉक हो जाएंगी, बिकॉज दे कैन नॉट इजिली डिफ्रैक्ट, वो सिग्निफिकेंटली डिफ्रैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। The long waves from station A diffract around the hills and will reach the man. But the short waves do not diffract significantly and will be blocked. Okay, so that's how you would write an answer for this. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये जो है सी पार्ट का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 6 जो है यहाँ पे ये फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन 7 को देखते हैं। A vibration generator is used to make a wave on a string. ये wave बन रही है। What is the name of the distance labeled A? Uh, okay. तो ये distance क्या है? इसको हम लोग amplitude. So let me write amplitude. Where is my okay? So this is amplitude. The distance from the pulley to the vibration generator. अब हम लोगों ने इसकी wavelength find out करनी है। तो wavelength find out करने के लिए simply हम लोग कौन से क्वेश्चन पे हैं? ओके, सो v इक्वल टू एफ लेमडा ही यूज करते हैं। मैंने लेमडा फाइंड करना है तो मैं v ओवर एफ यू लिख लेती हूँ, सही है। v हमारे पास है अच्छा, वैसे अगर हम लोग इसको देखें तो इसका मतलब है ये कितनी वेव है? ये एक वेव यहाँ पे खत्म हुई और ये हाफ वेव है, यानी 1.5 वेवलेंथ जो है। अभी मुझे लगता है हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, हमें ये समझना पड़ेगा। 1.5 वेवलेंथ जो है वो टोटल 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर्स तक है। तो 1.5 लेमडा जो है वो है 0.9 मीटर्स के बराबर। तो लेमडा किसके बराबर होगा? 0.9 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 0.6 मीटर्स। तो वेवलेंथ क्या आएगी? 0.6 meters. Okay. The frequency of the vibration from the generator is 60 hertz. Calculate the speed of the waves in the string. अब हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। सी पार्ट करते हैं, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, या मैं b लिख देती हूँ। तो v is equals to 60 times 0.6, so we are going to get v is equal to 36 meter per second. 36 meter per second. The vibration of the string causes a sound wave to pass through the air. What type of wave is the wave in the string and the wave in the air? The sound wave in the air. The wave in the string is transverse wave, definitely, और जो साउंड वेव है वो भी longitudinal है। So here question number 7 ends. Let's move on to question number 8, our last question. A student investigates waves in a ripple tank. All the water is the same depth, and she measures the wavelength of each wave as 22 centimeters. The period of each wave is 0.58 seconds. Calculate the speed of the wave. Okay, that's simple. हमारे पास सबसे पहले वेवलेंथ है 22 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड है 0.58 सेकंड। अब इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 1 ओवर एफ। तो हम ये भी कह सकते हैं f इज इक्वल्स टू 1 ओवर t। तो 1 ओवर 0.58 is approximately equal to 1.724 hertz. अब v is equal to f lambda यूज करते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 1.724 मल्टीप्लाई बाय 0.22। मैंने 0.22 कैसे किया? 22 सेंटीमीटर्स को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। So I'm approximately going to get 0.379, which is equals to 0.38 meter per second. तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी यहाँ पर फिनिश हो गया है, एंड वी आर डन विद इट। यहाँ पे हमारी एग्जाम स्टाइल सब कुछ खत्म हो गया है, एंड वी आर फिनिश्ड विद दिस चैप्टर। We're going to end it over here.